हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हैं उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर जीके के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो ये यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 1215 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? तो अमेरिका का संविधान था उसके अंदर मूल अधिकार को 1791 ईस्वी में यह शामिल किया गया था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो ये स्वराज विधेयक, जस्ट ए मिनट, स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से ये मांग की गई थी। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। अलग अलग सोर्स से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे कि सभी जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी से रिलेटेड वो यहाँ पर कवर हो जाएं। तो चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जूम इन, आउट नहीं, इन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो जो मूल अधिकार होते हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करते हैं? तो ये संविधान में संशोधन होता है। ये याद रखना है आपको। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो ये विधायी शक्तियों को क्या करते हैं? मर्यादित करते हैं। ये सब याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखते रहे आप। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने मांग की थी। यह याद रखना है आपको। संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु समिति का गठन किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु समिति का गठन किया गया था। याद होना चाहिए। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? तो ये जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। क्या कहा था? हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। तो ये याद रखना है। किसने कहा? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा ये शब्द कहे गए। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य के अंदर पहला पॉइंट भारत सरकार एवं भारत की संसद शामिल है। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी। फोर्थ पे बात करेंगे अन्य प्राधिकारी, ये शामिल है। किसके अंदर है ये शामिल? अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में ये शामिल है। ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन में दे देंगे। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई भी एक नहीं देंगे। या तो ये कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन है। तो कुछ भी घुमा फिरा करके कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये आपको याद रखना है। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो संविधान में किस पद की परिभाषा नहीं दी गई है ये पूछा है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। किसके अंदर? संविधान के अंदर इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाग 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? कई बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भाग 3 में ये किया गया है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? याद रखना, मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मिलता है। समझे? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर
सीधा सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम के अंदर, कई एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है ये। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ मिनट, स्पीड से हम कवर करेंगे क्वेश्चंस, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बोर भी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान के, पेन ले लेते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये मैग्ना कार्टा, समझे ना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो 7। कितने अधिकारों का? मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार, याद रखना है, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 में ये किया गया है। अभी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद मूल अधिकार, कौन कौन से अधिकार है हमारे मूल अधिकार? ये इसमें से एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आता है एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी रहे। तो बात करते हैं हम समानता का अधिकार। आप सबको पता है समानता का अधिकार नंबर 1 क्या क्या आता है? मूल अधिकार समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार, समझे, इसको लिखते रहिए। सेकंड की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, समझे, अनुच्छेद 19 से 22 में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है? और आर्टिकल 25 से 28 के अंदर ये अधिकार आता है। आगे बढ़ते हैं बंदो, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें आता है? अनुच्छेद 29 से 30 में, आर्टिकल 29 to 30 के अंदर ये आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 6 पे 6 हमारा मूल अधिकार की बात करेंगे यहाँ पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में पूछा गया है। सीधा सीधा इसमें से एक क्वेश्चन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लेना, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्या दिया है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आपने कई बार सुने तो होंगे, लेकिन उसको इग्नोर करके चले गए होंगे, यही एग्जाम के अंदर टपक जाते हैं सीधे सीधा करके एग्जाम के अंदर, और फिर सोचते हैं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। फिर घर पे आके बुक्स में देखते हैं हम, अरे यार ये तो सीधा सीधा एग्जाम में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत क्या आते हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ये समझना है ना। तो जिसमें बात करेंगे जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, किसके अंदर आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं, याद रखना है ये। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया था? संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? हमारा मूल अधिकार था, अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। किस संविधान संशोधन, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 44वें संशोधन, अनुच्छेद नहीं, 44वें संशोधन के तहत हटा लिया गया ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया। ये एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार का उल्लेख, कहां भाग रहा है ये, जस्ट अ मिनट रुकिए। हाँ, संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संपत्ति के अधिकार, चलिए
क्वेश्चन क्या था, संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 300 कै में है। 300 कै के अंदर है क्या, संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 कै के अंदर है, ये याद रखना है। जस्ट ए मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया? अनुच्छेद भाग 12 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा भाग 3 से हटा करके संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 12 में डाल दिया गया। इसको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूं एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 सबसे इंपोर्टेंट है, भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है, याद रखना है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या दी गई? भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 12 में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों टाइप की क्या है इसकी प्रकृति है मूल अधिकार की, याद रखना है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत, समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो किस रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी? नेहरू रिपोर्ट। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेहरू रिपोर्ट, बहुत सी रिपोर्ट मिलेंगी। तो किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकार की मांग की गई थी? तो ये नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, 1928 में ये पेश की गई थी। मूल अधिकार से संबंधित नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है जब एग्जाम के अंदर आते हैं। 1928 दे देंगे, यहाँ पर 1938 दे देंगे, 1918 दे देंगे, 1948 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी। 1928 में मूल अधिकार से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई थी। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? वाद योग्य, न्यायोचित, याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है ये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी तय की गई थी? 5 स्टार लगा लो, ये एग्जाम के अंदर मैंने पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा है। तो 13, याद रखना है आपको, 13। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 थी, याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन थे? केशवानंद भारती जो केस है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एस.एम. सीकरी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ये केशवानंद भारती केस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना और डीप में, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। निर्बधन की युक्ति युक्तता किसका विषय है? तो ये न्यायिक पुनर्वालोकन का ये विषय है। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत निहित है, याद होना चाहिए आपको। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, किसी भी अध्यादेश का अधिनियम या किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता? समझे ना, लाइन को समझिए इसको, क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 13 के तहत हम क्या नहीं कर सकते? अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को अक्षीण या हम समाप्त नहीं कर सकते, समझे।
संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? संविधान 13 संबंधित कौन कौन से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणीय का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। किस देश से कौन सा संविधान या कौन सा आर्टिकल या जो भी हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल लिए गए हैं वो किसी न किसी देश से हमारे लिए गए हैं। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 13A के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया? संविधान पूर्व विधियों को घोषित क्या किया गया? शून्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 13 फर्स्ट के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया? संविधान पूर्व विधियों को शून्य घोषित किया गया। शून्य समझते हैं ना, 0। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? अब 13(2) के तहत 0 शून्य घोषित किया गया। तो किसको किया गया? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। समझे? थोड़ा विधि का अर्थ संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। विधि का जो अर्थ दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 13(3) कै में दिया गया है। थोड़ा सा असंभव सा तो लगेगा याद करने में, लेकिन याद तो करने पड़ेगा अनुच्छेद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंभव नहीं, मुश्किल सा थोड़ा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? मूल अधिकार जो होते हैं ना हमारा, उसका ढाल सुरक्षा कवच होता है, आर्टिकल 13 को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बंधुओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसके तहत, किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिपादित किया था सिद्धांत के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन में 1931। कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारियों की मांग की गई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी तो ये किसका प्रारूप था? ये प्रारूप तैयार किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 12 के तहत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो यह अनुच्छेद किसके तहत आता है? आर्टिकल 13 के तहत आता है। ये आर्टिकल 13(1) में आते हैं। संविधान लागू होने के पूर्व मतलब पहले सभी विधि जो संविधान के भाग 2 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी। अभी हमने पीछे भी चर्चा की है इसके बारे में। जो शून्य कहा था मैं, शून्य हो गया, 0 हो गया, तो हमने इसके पीछे चर्चा की है। तो अनुच्छेद 13(2) यहाँ पर भी शून्य वाली बात थी। तो 13(2) यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। याद रखना है ये पॉइंट। अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है? ये विधि का अर्थ दिया गया है। विधि का अर्थ दिया गया है किसके अंदर? अनुच्छेद 13(3) के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 13(4) के अंदर क्या दिया है? यह 24वें संविधान संशोधन, 24वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अधिनियम 1971 में जो हुआ था, द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये बात याद रखनी है।
समता का अधिकार, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18 तक की अनुच्छेद है, याद होना चाहिए। समता का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि सब कुछ दिखता रहे हमें। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18 तक के हैं, याद रखना है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद ही पूछता है सीधा एग्जाम के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है, सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण जो लगाता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये अनुच्छेद 14 है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है प्रदान। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? यह आपको समझना है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? तो समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक समान कानून और एक सा न्याय तंत्र होगा। अब ऐसा तो है नहीं, किसी ने कोई जुर्म किया तो जुर्म करने के बाद उच्च कोटि का अगर कोई आदमी है या उच्च कुल में पैदा हुआ है, उसे अलग तरह का कानून से ट्रीट किया जाएगा, और जो गरीब आदमी है या फिर नीचे जिसको कहते हैं कि वो नीची कम्युनिटी में आता है, उसे अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, ये लाइन यहाँ पर कही गई है, आपको समझना है, सीधे सीधे बात कही है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है, भाग 3 में ये उल्लिखित किया गया है। संविधान के भाग 3 के अंदर ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 वाद में ये क्या किया गया है? संविधान का सिद्धांत जो आधारिक लक्षण है ये उल्लिखित उसके अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? तो अनुच्छेद 14 है ये। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 15 में ये उल्लिखित किया गया है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो परिणाम स्वरूप आया, तो परिणाम के बाद उसके अंदर मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया था उसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।